कल हमने समुदाय की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करा था। मेंजर ने, ग्रीन ने, आदि ने, सभी ने एक परिभाषा दी थी जिसके अंतर्गत बताया था कि समुदाय एक निश्चित भूभाग, एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह होता है जो एक सामान्य जीवन जीते हैं। आज हम समुदाय के तत्व की बात करते हैं। समुदाय में के जो प्रमुख तत्व हैं उसमें फर्स्ट है निश्चित भूभाग। तो निश्चित भूभाग के अंतर्गत लगभग सभी समाजशास्त्रियों ने समुदाय की जितनी भी परिभाषाएं दी उसमें निश्चित भूभाग के बारे में बताया है। जैसे डेविस ने समुदाय की विशेषता प्रादेशिक निकटता पर विशेष बल दिया था। उसी तरह घुमंतु समुदाय को छोड़कर सभी समुदाय का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। घुमंतु समुदाय भी निश्चित प्रादेशिक क्षेत्र में ही भ्रमण करते हैं। एक स्थान पर रहने के कारण समुदाय बन पाता है। समुदाय की भौतिक विशेषता इसे मूर्त रूप प्रदान करती है। इसे देखा जा सकता है तथा व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। दूसरा इसका गुण है विशिष्ट नाम। तो संसार में जितने भी समुदाय हैं उनका एक विशिष्ट नाम अवश्य होता है। समुदाय के सदस्य स्वयं के समुदाय को एक विशिष्ट नाम से पहचानते हैं। इस विशिष्ट नाम के द्वारा अन्य समुदाय के सदस्य भी इन्हें पहचानते हैं कि कौन किस समुदाय का सदस्य है, समुदाय कहाँ स्थित है, कौन कौन इसके सदस्य हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वह समुदाय अच्छा है या बुरा, इस समुदाय के लक्षण गुण क्या हैं, इन समुदाय के बारे में बताया जाता है। थर्ड है मनुष्यों का समूह। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है। सभी समाजशास्त्रियों ने समुदाय की परिभाषा में कहा है कि समुदाय लोगों का समूह है। इसमें डॉसन व गेटिस ने बताया है कि समुदाय एक निश्चित भूभाग है जिसमें जनसंख्या वितरित होती है, यानी जनसंख्या उस निश्चित भूभाग में निवास करती है। डेविस ने इसे लघु क्षेत्रीय समूह कहा था। इसी तरह ग्रीन, गिंग्सबर्ग, ऑर्सबर्न, न्यूमेयर आदि ने भी इस तथ्य पर प्रकाश डाला था कि समुदाय बिना मनुष्यों के नहीं रह सकता है। तो वास्तविकता यही है कि मनुष्य का समूह समुदाय में रहकर अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। थर्ड आता है सामुदायिक भावना। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को समूह के लिए त्याग देता है या अपने स्वार्थ को कम कर देता है तो समूह के स्वार्थ को सर्वोपरि माना जाता है। तो ऐसी ही कुछ भावना आती है सामुदायिक भावना के अंतर्गत। अपनेपन की भावना के रूप में सामुदायिक भावना कहलाती है। समुदाय में अनेक लोग साथ साथ रहते हैं। वे तभी साथ साथ रह पाते हैं जब उनमें परस्पर हम की भावना हो। एक दूसरे को सुख दुख में वे भागीदारी होते हैं, साथ साथ रहते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, श्रम का विभाजन करते हैं और अपने कार्यों को पूरा करके जीवन जीते हैं। तो समूह में जब इस प्रकार के गुण विकसित हो जाते हैं तो वह समुदाय बन जाता है। नेक्स्ट आता है समताओं का क्षेत्र। दुर्किम ने अपने शोध कार्य पर यह निष्कर्ष निकाला था कि समुदाय में अनेक समताओं के क्षेत्र होते हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म, विचार, कानून, संपत्ति, आदतें आदि क्षेत्रों में समुदाय के सदस्य एक से होते हैं। तो इनमें भी एक यांत्रिक एकता पाई जाती है। समुदाय में अनेक समानताएं के क्षेत्र व्यवस्थित रहते हैं। समुदाय के जो संगठित बने रहने के लिए आवश्यक है कि रीति रिवाज, भाषाएं, स्थानीय कथाएं, रूढ़िवादी विचार आदि में लोग समानता रखें। तो ये समानताएं एक समुदाय को अन्य समुदायों से विशिष्ट व भिन्न रखती है। फिर हम बात करते हैं स्वतः जन्म। तो जब अनेक स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां किसी एक स्थान पर कुछ समय के लिए रहते हैं तथा जीवन यापन करते हैं तो वह स्वतः ही समुदाय का रूप ग्रहण कर लेता है। समुदाय की उत्पत्ति विकास योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता है। मानव समुदाय तो स्वतः बन जाता है तथा इनका जन्म भी स्वतः होता है। तो समाज में जो दो प्रकार के संगठन होते हैं, एक की सदस्यता जन्म से ही होती है और सदस्यता अनिवार्य होती है, जबकि दूसरे की जो सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी लोग आपस में मिलकर एक प्लान से यानी एक योजनाबद्ध तरीके से समुदाय को बनाते हैं। जैसे परिवार, समुदाय, जाति, राष्ट्र आदि प्रथम प्रकार के होते हैं जिनकी सदस्यता जो है वो जन्म से ही निश्चित होती है। जबकि समुदाय में व्यक्ति का जन्म लेता है तो वह उसी समुदाय का स्वतः ही सदस्य बन जाता है, यानी उसे उसकी सदस्यता को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है।
जब उसने जन्म लिया तो वो उसी ही समुदाय का सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य जीवन की। तो व्यक्ति समुदाय में जन्म लेता है, उसमें उसका पालन पोषण होता है, बड़ा होता है, विवाह होता है। तो एक प्रकार से समुदाय में व्यक्ति का जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक का उसका जीवन यापन रहता है। तो व्यक्ति अपना पूर्ण जीवन समुदाय में रहकर ही व्यतीत करता है। समुदाय में रहकर ही वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सहयोग प्राप्त करता है। ठीक है ना। समुदाय का भी यही उद्देश्य होता है कि लोग समुदाय में रहकर अपना सामान्य रूप से जो भी उनका जीवन है उसको सामान्य रूप से वितरित करें, सामान्य रूप से व्यवस्थित करें। नेक्स्ट है स्थान का स्थायित्व। समाज में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं। इसमें कुछ तो अस्थायी होते हैं तथा कुछ स्थायी होते हैं। तो भीड़ तथा श्रोता समूह अस्थायी होते हैं। समुदाय का निश्चित भूभाग होता है। समुदाय कोई अस्थायी सामाजिक संगठन नहीं होता है। तो यह भी मनुष्यों का ही एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पर जिसका नाम जुड़ा होता है। तो समुदाय अन्य सामाजिक संगठनों की तुलना में स्थान के आधार पर अधिक स्थायी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता। तो प्राचीन काल में ही समुदाय अपने सदस्यों की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता आ रहा था। तो पहले यातायात व संचार के साधन नहीं थे। जब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे समुदाय पर ही निर्भर थे। इसके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। जो समुदाय जनसंख्या तथा भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से जितना छोटा होता था वह उतना ही अधिक आत्मनिर्भर होता था। तो आज भी जब औद्योगिकरण हो गया, यातायात के साधन विकसित हो गए, तो समाज के आत्मनिर्भरता के लक्षण का प्रभाव भी कम हो गया है। और आज अधिकतर समुदाय अन्य जो आवश्यकताओं हैं उस पर निर्भर रहता है। तो ये हमने बात की थी समुदाय के तत्वों के बारे में या विशेषताओं के बारे में। अब हम बात करते हैं छोटे व बड़े समुदाय। तो छोटे व बड़े समुदायों में अंतर हम वहाँ की जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, संबंधों की परिधि के आधार पर समुदाय के लघु एवं बृहत प्रकारों का हम बांट सकते हैं। तो आदिम समाज तथा छोटे गांव समाज इसके उदाहरण होते हैं। जैसे राष्ट्र, महाद्वीप बड़े समुदाय हैं जिनके आधार पर छोटे व बड़े समुदाय में अंतर किया जा सकता है। तो बड़े समुदाय कई क्षेत्रों में छोटे समुदाय को संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे गांव, कस्बा, नगर, प्रदेश, देश, राष्ट्र आदि समुदाय के विभिन्न प्रकार होते हैं। और यद्यपि हम राष्ट्र को हमने अभी तक समुदाय नहीं माना है, पूरे विश्व को, लेकिन अब हमारी यही कोशिश है कि सब में हम की भावना विकसित हो, जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भावना भी विकसित होती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि क्या जाति एक समुदाय है। तो जाति यद्यपि व्यक्तियों का समूह होता है जो कि समुदाय के गुणों की विशेषताओं को वो खरी उतरती है। जाति में हम की भावना होती है, लेकिन जाति का एक निश्चित भूभाग नहीं होता है, क्योंकि एक ही जाति के लोग एक बड़े भूभाग क्षेत्र में निवास करते हैं। तो जो कि अलग अलग होता है। तो अलग अलग दूरी के कारण यद्यपि इनमें हम की भावना पाई जाती है, लेकिन वह इतनी प्रभावशाली नहीं रह पाती है। और क्योंकि समुदाय की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उनका एक निश्चित भूभाग हो, तो जाति उसमें अन्य विशेषताओं के साथ भी एक निश्चित भूभाग की अनुपस्थिति के कारण हम आज भी जाति को एक समुदाय में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आश्रम या बंदी गृह एक समुदाय है। तो ये मैकाइवर व पेज ने कहा था कि इसको आप समुदाय कह सकते हो, लेकिन हम इसको समुदाय अभी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक की व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसकी उत्पत्ति स्वतः नहीं हुई है। ये दो जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो एक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आश्रम या बंदी गृह बनाया गया है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक की यहाँ पे पूरी व्यवस्था नहीं है। एक थोड़े से समय के लिए आपके जीवन के यहाँ पर रहते हैं, इसलिए हम आश्रम या बंदी गृह को भी समुदाय की उपस्थिति उसमें नहीं लाते।
तो इस प्रकार कुछ एक ये तथ्य हैं जिनके बारे में आज हमने बात की। समुदाय क्या है, इसकी खान पान की विशेषताएं, और किसको आप समुदाय कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। इसी के साथ ही समाज और समुदाय में कुछ अंतर भी बताए गए हैं, जैसे कि समुदाय जो है वो मूर्त है, समुदाय अमूर्त है। समुदाय व्यक्तियों का समूह है, समाज सामाजिक संबंधों का समूह है। समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता है। इसी प्रकार समुदाय के एक मुख्य विशेषता निश्चित भूभाग है, जबकि इसमें ये अनुपस्थित है। तो इस प्रकार कुछ अंतर के साथ ही हम समुदाय के अपने इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।